नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र मूले। आज एमपीपीएससी मेंस की क्लास में हम पेपर 2 के अंतर्गत जो पार्ट बी है उसके एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो यूनिट 5 का हिस्सा है, जन्म मृत्यु सम्यक वाइटल स्टैटिक्स पर डिस्कशन करेंगे। और इसके पहले जो हमने टॉपिक आपको डिस्कस किया था एचआरडी और एजुकेशन, उस पर हम आपको लाइव आंसर राइटिंग के अंतर्गत कुछ क्वेश्चंस भी फ्रेम करवाएंगे। कुछ टॉपिक्स हमारे लगातार हो जाएंगे, फिर उसके बाद हम जो टॉपिक हम कराते चल रहे हैं उन पे हम लाइव आंसर राइटिंग के माध्यम से 3 मार्कर, 5 मार्कर और 11 मार्कर्स पे डिस्कशन भी करेंगे। तो शुरुआत हम करते हैं आज के महत्वपूर्ण टॉपिक जन्म मृत्यु सम्यक पे, वाइटल स्टैटिक्स पे। हर बार मुख्य परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आते ही हैं और इस बार भी संभावना है कि यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। तो वाइटल स्टैटिक्स क्या है ये समझने के पहले इस टॉपिक में अब तक क्या क्या प्रश्न आ चुके हैं इनको थोड़ा हम देखते हैं। तो वाइटल स्टैटिक्स टॉपिक के अंतर्गत एक बार पूछा हुआ है मृत्यु दर क्या है, मोर्टेलिटी रेट क्या है, मध्य प्रदेश में जन्म दर क्या है, फर्टिलिटी रेट इन मध्य प्रदेश, शिशु मृत्यु दर को परिभाषित करिए, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को परिभाषित करिए, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को परिभाषित करिए। 2011 में शिशु मृत्यु दर क्या है ये भी उन्होंने पूछा हुआ है। जनगणना 2001 के अनुसार मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति का कुल जनसंख्या में प्रतिशत क्या है। इसके बाद वाइटल स्टैटिक्स क्या है, इस पर एक डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। प्रजनन दर भारत में अधिक क्यों है, फर्टिलिटी रेट, वाई द फर्टिलिटी रेट द हायर इन इंडिया। प्रजनन दर को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, हाउ फर्टिलिटी रेट कैन बी द कंट्रोल्ड इन इंडिया। इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जन्म मृत्यु सम्यकों की क्या उपाय दिया है, व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ द वाइटल स्टैटिक्स ऑफ बर्थ एंड डेथ। फिर भारत में शिशु मृत्यु दर के अधिक होने के कारण बताइए, डिस्क्राइब द रीज़न फॉर द हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया। और जनांकीय लाभांश क्या है, अर्थात व्हाट द मीनिंग ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस। ये हमने लास्ट टाइम में एचआरडी टॉपिक में भी डिस्कस किया था। तो ये कुछ लास्ट ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं जो हमारे लिए एक सच्चे मार्गदर्शक के तौर पे काम कर सकते हैं कि मुख्य परीक्षा में किस तरीके के प्रश्न अब तक पूछे गए हैं। इसके साथ ही वाइटल स्टैटिक्स टॉपिक में अभी हमको जो पढ़ना है, तो सबसे पहले वाइटल स्टैटिक्स क्या है, वाइटल स्टैटिक्स की क्या उपयोगिता है, या किस प्रकार का यूटिलाइजेशन आज के संदर्भ में हम वाइटल स्टैटिक्स को लेकर के देख सकते हैं। इसके अलावा किस प्रकार के प्रश्नों का स्वरूप हो सकता है, यहाँ पर हम इन सारी चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं वाइटल स्टैटिक्स क्या है इससे। व्हाट द मीन्स ऑफ वाइटल स्टैटिक्स, बड़ी जनरल सामान्य भाषा में आप ये समझने का कोशिश कर सकते हैं कि वाइटल स्टैटिक्स का मतलब बेसिकली क्या होता है। ठीक है, हम यहाँ पर एमपीपीएससी का जो मेंस में जीएस का पेपर 2 है, उस पेपर 2 के अंदर 2 पार्ट हैं, पार्ट ए पार्ट बी, इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी। उसके पार्ट बी के सेक्शन जो एचआरडी हमने यूनिट 3 किया था, उसके बाद हम इसकी यूनिट 5 को देख रहे हैं। ये जो है बेसिकली डिपेंड है, ये पूरा का पूरा हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक है और इसमें हेल्थ इश्यूज़, प्राइमरी हेल्थ इश्यूज़, टीकाकरण, इम्यूनाइजेशंस वगैरह, और इसके साथ ही साथ हेल्थ प्रोग्राम, जनांकीय जनसंख्या, जन्म मृत्यु सम्यक, कुपोषण, मल न्यूट्रिशन, इसका प्रभाव, कारण, सरकार की योजनाएं, पोषण कार्यक्रम, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत हैं। तो हम सेगमेंटेशन वाइज स्टडी कर रहे हैं और उसी में एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक जन्म मृत्यु सम्यक आज हमारा चर्चा का विषय है। तो जन्म मृत्यु सम्यक का सिंपल मतलब क्या होता है ये थोड़ा समझने की कोशिश करें। जन्म मृत्यु सम्यक एक मानव की नैतिकता और मानव नैतिकता की गतिशीलता से संबंधित जनांकीय डेमोग्राफिक डाटा, जनसंख्या से संबंधित डाटा, और इसके अलावा जो कानून के साथ बायोमेट्रिक डाटा हैं उनका एक संग्रहण है, उनका एक समूह है। हम आम बोलचाल में ये कह सकते हैं कि मनुष्य के जीवन में उसकी जो गतिशीलता, जो नैतिक गतिशीलता, या जो नैतिक गतिशीलता के अलावा जो जनांकीय डेमोग्राफिक डाटा है, या साथ ही जो कानून के अंतर्गत जो बायोमेट्रिक डाटाज हैं, उनके समस्त संकलन को हम जन्म मृत्यु सम्यक या वाइटल स्टैटिक्स के अंतर्गत ले सकते हैं। यह भी हम ये कह सकते हैं कि जन्म मृत्यु से संबंधित जो भी
डाटा में परिवर्तन हो रहा है, चाहे वो प्लस वृद्धि हो रही है या वो माइनस वृद्धि हो रही है, या एक प्रकार का जनसंख्या की संरचना में क्या बदलाव हो रहा है, इसको समझने के लिए जो है हम जनांकिकीय स्तर पर जो है वो जन्म मृत्यु सम्यक का एनालिसिस करते हैं और समाज की संरचना का पता करने में, समाज की संरचना का नियमितीकरण करने में और इस प्रकार की वर्तमान परिस्थितियों में जो विभिन्न प्रकार के डाटा हैं उनका कलेक्शन एक जगह किस तरीके से हो ताकि सरकारों को अपनी योजनाएं निर्मित करने में, नीतियों का निर्माण करने में और उनके क्रियान्वयन करने में किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। इसके लिए वाइटल स्टैटिक्स का यूटिलाइजेशन किया जाता है। अभी हम एक हेडिंग पढ़ेंगे, वाइटल स्टैटिक्स की उपयोगिता क्या है, तो उसमें इसको हम समझेंगे। सामान्य तरीके से अगर परीक्षा में वाइटल स्टैटिक्स क्या है इस पर चर्चा होती है तो आपको ये बताना है कि जो सैंपल रजिस्ट्री प्रणाली है SRS, उसके अंतर्गत वृहद स्तर पर नमूना या सैंपल लिए जाते हैं और एक प्रकार का ये जनांकिकीय सर्वेक्षण है जो राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर लिया जाता है और इसके अंतर्गत जो है वो जन्म दर से संबंधित डाटा है ना, बर्थ रेट, इसके अंतर्गत मृत्यु दर, डेथ रेट और जन्म दर, मृत्यु दर के साथ साथ जो बड़ा अहम चीज़ है प्रजनन दर है ना, प्रजनन दर और साथ ही साथ जो ग्रोथ रेट है ना, जो ग्रोथ रेट है उससे संबंधित जो है आंकड़ों का इसमें संकलन किया जाता है और एक वार्षिक आकलन यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है विभिन्न इंडेक्स के माध्यम से। और सर्वप्रथम भारत के जो महापंजीयक कार्यालय हैं उसके द्वारा एज ए पायलट प्रोजेक्ट इसकी शुरुआत जो है वो 1964-65 में की गई थी। तो एक प्रकार की जनांकिकीय वृद्धियों से संबंधित ये आंकड़ों का कलेक्शन होता है। बाद में 1969 से 70 के बीच में इसको क्रियान्वित किया गया जो सैंपल रजिस्ट्री सर्वे है इसके अंतर्गत, और इस प्रकार के सैंपल सर्वे और डाटा कलेक्शन के माध्यम से जो है वो जन्म मृत्यु दर है ना, प्रजनन दर, ग्रोथ रेट और इसके अलावा भी विवाह, तलाक और लिंग अनुपात, जनसंख्या घनत्व, इस प्रकार की तमाम चीज़ों के आंकड़ों को एकत्रित करने का कार्य किया जाता है। तो ये मुख्यतः जो है जन्म मृत्यु आदि से संबंधित जो सटीक और जो स्पेसिफिक डाटाज हैं उनको सर्वे के माध्यम से कलेक्ट करके जो है प्राप्त करने की एक विधि है जो मानव की नैतिक गतिशीलता, इसके अलावा जनांकिकीय जो सर्वेक्षण के आधार पर कलेक्ट किए गए डाटा और साथ ही साथ कानून के दायरे में जो एक प्रकार का बायोमेट्रिक डाटा कलेक्ट किया जाता है उनको एक जगह रखने का एक सिस्टम है। और हम जन्म मृत्यु सम्यक के अंतर्गत बहुत सी उपयोगिताओं को समझेंगे अभी हम जब इस टॉपिक को धीरे धीरे आगे की तरफ पढ़ेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि वाइटल स्टैटिक्स या सैंपल रजिस्ट्रल सर्वे इज़ द सैंपल ऑफ डेमोग्राफिकल सर्वे एंड विच इज़ एवल्यूएटेड रिलेटेड टू डाटाज and index related to birth rate, child death rate, mother death rate, divorce, इसके अलावा मैरिज, और ये सारी की सारी चीज़ों को जो है यहाँ पर हम संदर्भित कर सकते हैं। तो वाइटल स्टैटिक्स is basically implemented in some stage of a pilot project in India in 1964. From 1969 to 17 is implemented in whole India and calculated to the birth and death done by the sample registry survey is a unit of under this vital statistics data collection units. And basically vital statistics means relation to the society इन डेथ रेट, बर्थ रेट है ना, मैरिज डाटा, डिवोर्स डाटा, जेंडर गैप, सेक्स रेशियो, पॉपुलेशन डेंसिटी एंड मैनी मोर आर थिंग्स। तो ये जन्म मृत्यु सम्यक के अंतर्गत बहुत सारा जो है यहाँ पर सिस्टम हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो जन्म मृत्यु सम्यक क्या है, अगर इस तरीके का आपको यहाँ पर 3 मार्कर में पूछता है 1 से 1.5 लाइन में, तो आप ये लिख सकते हैं कि जो जन्म मृत्यु सम्यक है उसमें 3 शब्द आप याद रखेंगे यहाँ पर कि जो मानव है उसकी नैतिक गतिशीलता, मानव की जो है नैतिक गतिशीलता है ना, मॉरल डायनेमिकी, इसके अलावा जो जनांकिकीय जो डाटा है
जनांकिकीय सर्वे के आधार पर एकत्रित किए गए डाटा हैं। साथ ही साथ कानून के दायरे में जो बायोमेट्रिक डाटा है ताकि सरकार की योजनाओं को क्रियान्वित करने में मदद मिले। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये जनांकिकीय डाटा, मानव नैतिकता से संबंधित गतिशीलता और कानून के दायरे में बायोमेट्रिक डाटा, इसके अंतर्गत जो है जन्म दर से संबंधित चीज़ें, मृत्यु दर से संबंधित चीज़ें, है ना, ग्रोथ रेट, वृद्धि दर से संबंधित चीज़ें, है ना, प्रजनन दर से संबंधित चीज़ें, साथ ही साथ लिंगानुपात, सेक्स रेशो, इसके अलावा लिंगानुपात के अलावा जो है वह जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी की कहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं, कहाँ कम लोग रहते हैं, साथ ही साथ साक्षरता का डाटा, है ना, इसके अलावा विवाह और तलाक से संबंधित जानकारियाँ, ये तमाम चीज़ें जो हैं पूरे डाटा कलेक्शन के तौर पर जो है यहाँ वो इकट्ठी की जाती है। इसी को जो है वह जन्म मृत्यु समयंक या वाइटल स्टैटिक्स कहा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में सैंपल इकाई एक गांव या उसके एक भाग की हो सकती है। सपोज कीजिए यदि गांव की जनसंख्या 2000 या अधिक हो और शहरी क्षेत्रों में 750 से 1000 तक की जनसंख्या वाले खंडों में जो सैंपल रजिस्ट्री सर्वे है उसके द्वारा एक सैंपल इकाई के रूप में चुना जाता है। वर्तमान में जो सैंपल रजिस्ट्री सर्वे है वो सभी राज्यों और सभी संघीय क्षेत्रों में, यूनियन टेरिटरीज में करीब 7597 के आसपास जो है वो सैंपल इकाइयाँ कार्यरत हैं। उसमें से करीब 4433 जो है वो रूरल एरियाज़ में है और उसमें से करीब जो 3164 जो है वो आपके अर्बन एरियाज़ में है। तो करीब 7597 सैंपल सर्वे रजिस्ट्री डिपार्टमेंट के द्वारा, जो SRS के द्वारा जो है यूनिट्स यहाँ पर एक्टिव हैं, क्रियाशील हैं, जो कि मानव की नैतिक गतिशीलता, जनांकिकीय डाटा और साथ ही कानून के दायरे में आने वाले विभिन्न प्रकार के बायोमेट्रिक डाटाज और तथ्यों को जो है एकत्रित करने का कार्य यहाँ पर कर रहे हैं। और 1.5 मिलियन परिवारों और करीब 7.5 मिलियन जनसंख्या को कवर भी अब तक किया गया है। जो लास्ट टाइम सितंबर 2014 में नवीनतम सैंपल रजिस्ट्री सर्वे का बुलेटिन जारी किया गया था, उसके मुताबिक जो है पूरे भारत में जो है वो जनांकिकी का जो स्वरूप है वो इस तरीके से उभर कर सामने आया था। इस डाटा के मुताबिक जो सैंपल सर्वे ऑफ रजिस्ट्री के द्वारा 1969 से कंटिन्यू जो है यूनिट वाइज डाटा कलेक्शन किया जाता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, राष्ट्रीय नमूना सर्वे प्रतिदर्श प्रशिक्षण संस्थान, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये जनांकिकीय डाटाओं को एकत्रित करने का कार्य करता है। और ये जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, इसके जो 78वें राउंड की जनगणना चल रही है उसके अनुसार भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। और ये वार्षिक जनगणना के आधार पर है आंकड़ों का एकत्रण करता है। जैसे फर्टिलिटी इंडेक्स में अगर बर्थ रेट देखें रूरल एरिया में तो 21.6 के आसपास है। अभी हम बर्थ रेट क्या है, इसके क्या कारण है ना, इसको क्रोनोलॉजिकल लेवल पे पूरा डिस्कस करेंगे। तो बर्थ रेट रूरल एरिया में 21.6 जबकि अर्बन एरिया में 16.7 के आसपास है। और ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो ये 20 के आसपास है बर्थ रेट, है ना। रूरल एरियाज़ में 21.6 है, अर्बन एरियाज़ में 16.7 के आसपास और ओवरऑल 20 के आसपास है। जबकि जनरल फर्टिलिटी रेट देखेंगे तो 77.4 जो है वो रूरल एरियाज़ में है और अर्बन एरियाज़ में जो है वो 56.7 है और ओवरऑल अगर हम देखें तो करीब 70.4 के आसपास है ना। इसी तरीके से जो ग्रॉस रिप्रोडक्शन है वो 1.1 है रूरल एरिया में और 0.8 है आपके अर्बन एरिया में। ओवरऑल जो है वो 1.1 है। सेक्स रेशो लिंगानुपात अगर देखें तो 900 है रूरल एरिया में, ओवरऑल अर्बन एरिया में 897 और ओवरऑल 899 है। ये अकॉर्डिंग टू सैंपल ऑफ रजिस्ट्री सर्वे जो 1969 से टू बी कंटिन्यू 2019 तक पिछले 50 सालों से अपना सैंपल रजिस्ट्री का काम कर रहा है, उसके मुताबिक सरकारी स्तर पर एकत्रित किया गया डाटा है। और ये आपको ये समझाने के लिए था कि जनांकिकीय डेमोग्राफिक डाटा किस तरीके से कलेक्ट किया जाता है और कानून के दायरे में किस तरीके से चीज़ों को जो है बायोमेट्रिक लेवल पर प्राप्त किया जाता है। विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से समय समय पे सरकारें इसको प्रकाशित भी करती रहती हैं। तो ये पूरा का पूरा एक यहाँ पर सिस्टम है जो आपको समझना होगा। तो ये डेमोग्राफिक लेवल पर सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझनी होगी। अब अगर हम बात करें जो यहाँ पर जन्म दर है उससे संबंधित बातें हम यहाँ पर करें तो जन्म दर से संबंधित बातों को हम करने के पहले थोड़ा सा ये देखने का प्रयास करेंगे कि
जनांकिकीय का जो बेसिक तात्पर्य है यहाँ से वह यह है कि जनांकिकीय के अंतर्गत जो है जन्म दर, मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर, मातृत्व मृत्यु दर और बहुत सी स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य संकेतकों की जानकारी प्राप्त की जाती है और इन्हीं जनसंख्या के प्राप्त डाटाओं के आधार पर ही नीति निर्माण जैसे कार्य किए जाते हैं। चाहे जन्म हो, मृत्यु हो, विवाह हो, तलाक से संबंधित एक्टिविटीज़ हो या इनका तमाम जो डाटा है वो एकत्रित किया जाता है और कुल मिलाकर एक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए, स्वास्थ्य और विकास का अध्ययन करने के लिए इस प्रकार की चीज़ों को यहाँ पर अध्ययन का हिस्सा बनाया जाता है। और सरकारों के द्वारा जनगणना के माध्यम से, नैम्पल्स 10 साल में जो जनगणना होती है उसके माध्यम से और नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट के माध्यम से, ग्रासरूट लेवल पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से और जन्म मृत्यु के रिकॉर्ड को स्थानीय स्तर पर एकत्रित करके जो इस प्रकार का वाइटल स्टैटिस्टिक्स तैयार किया जाता है और इसमें जनसंख्या की संरचना में क्या बदलाव हो रहा है और वो नीति निर्माताओं और प्रशासकों को किस तरीके से अपनी नीतियों का निर्माण करने में फायदेमंद साबित हो सकता है, इस दिशा में दृष्टिकोण रखकर बनाया जाता है। साथ ही साथ आर्थिक और सामाजिक विकास में जो जनांकिकीय डाटा वाइटल स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत बनाया गया है उसकी क्या भूमिका हो सकती है ये देखा जाता है। उदाहरण के लिए अगर भारत सरकार ने आयुष्मान योजना विश्व की सबसे बड़ी बीमा योजना लाई है तो उसको किन व्यक्तियों को उसका फायदा मिलेगा और कौन व्यक्ति उसका फायदा उठा सकते हैं, ये बिना जनांकिकीय डाटा के कलेक्शन किए बगैर जो वाइटल स्टैटिस्टिक्स के डाटा हैं उनको देखकर ही निर्धारित किया जा सकेगा। तो आर्थिक और सामाजिक विकास के मूल्यांकन में भी इसका अहम रोल है। साथ ही स्वास्थ्य संबंधित दशाओं को बेहतर बनाने के लिए भी इसका एक अपना योगदान है। आपने कोरोना टाइम पीरियड में देखा होगा कि भारत में किस तरीके की ऑक्सीजन की कमी और बेसिक हेल्थ इश्यूज को लेकर समस्या रही। एक WHO का रिपोर्ट है उसके मुताबिक करीब 13,000 लोगों पे भारत में एक डॉक्टर है, जबकि एक्चुअल में जो नीड है वो 1,000 व्यक्ति पर एक डॉक्टर की है। तो आप इससे भारत की हेल्थ कंडीशन कितनी कमज़ोर स्थिति में है इसका आप आकलन कर सकते हैं। और आपने स्वयं कोरोना 1 लॉकडाउन के दौरान इस चीज़ को महसूस भी किया होगा और कोरोना 2 के दौरान भी आपने इस चीज़ को महसूस किया होगा। अब हम मुद्दे पे आते हैं, जन्म दर क्या है। अब तक हमने जो भी जानकारी दी उससे प्रश्न बन सकता है जन्म मृत्यु समय क्या है, और आप बड़े आराम से लिख सकते हैं कि जन्म दर, मृत्यु दर है ना, प्रजनन दर, मातृत्व, शिशु मृत्यु दर, इसके अलावा विवाह, तलाक, लिंगानुपात, साक्षरता और जनसंख्या घनत्व जैसे तमाम डाटों को एकत्रित करके जो मानव नैतिक गतिशीलता है और जनांकिकीय सर्वे के आधार पर एकत्रित किए गए आंकड़े हैं और कानून के दायरे में जो बायोमेट्रिक डाटा एकत्रित किए गए हैं उनको ही जो है हम जन्म मृत्यु सम्यक या वाइटल स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। और एज ए पायलट प्रोजेक्ट 1964-65 से इसको लाया गया था और 1969 में पहली बार सैंपल रजिस्ट्री सर्वे के द्वारा जो है इसको पहली बार प्रकाशित भी किया गया था। अब हम बात करते हैं जन्म दर बेसिकली क्या होती है और जन्म दर से जो संबंधित चीज़ें हैं उनको हम यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर डिस्कस करते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट भी है। किसी भी देश की जनसंख्या का आकार उसकी जन्म दर और उसकी मृत्यु दर पर निर्भर करता है। द साइज ऑफ एनी कंट्री आर डिसाइडिंग दैट व्हाट इज द बर्थ रेट एंड व्हाट इज द डेथ रेट ऑफ दिस कंट्री। और भारत चीन के बाद विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है और जिसका जनसंख्या 1 अरब 38 करोड़ के आसपास है और इसके लिए बहुत अधिक जन्म दर और कम होती मृत्यु दर भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। तो हम अगर बात करें जन्म दर की, जन्म दर क्या है ना, हम आपको इस तरीके से पढ़ा देना चाह रहे हैं कि आपका जो है ना यहाँ पर एक समग्र कंप्लीट तैयारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाए। और हमने आपको पहले भी बताया कि हमारे जितने भी वीडियोस आपको अवेलेबल हो रहे हैं मीन्स के दृष्टिकोण से ये टॉपिक वाइज हैं सारे के सारे, और इसमें टॉपिक वाइज में हम पार्ट सिस्टम से जो है यूनिट वाइज टॉपिक वाइज सिस्टमेटिक प्लान के साथ आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल हम जो पेपर 2 के पार्ट बी के यूनिट 5 पर डिस्कशन कर रहे हैं। एक समझदार स्टूडेंट जो है पूरे पाठ्यक्रम को अगर समझ सकता है, पढ़ सकता है और वो उसको पता होता है कि ये चीज़ मुझे कहाँ पढ़नी है, तो वो फिर जो है ये बिल्कुल समझ जाएगा कि हम कहाँ क्या चीज़ें बता रहे हैं।
और जो जो टॉपिक हमारे होते जाएंगे तो फिर उन पर हम लाइव आंसर राइटिंग भी जो मेंस के हिसाब से 3 मार्कर, 5 मार्कर और 11 मार्कर पर डिस्कशन करेंगे टू बी कंटिन्यू, है ना। इनका सारा PDF भी आपको मिल जाएगा। उसके लिए मैं आपको प्रक्रिया बता चुका हूँ कि आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9584928252 पे जो है अपना नेम लिख करके जो है अपनी डिटेल जानकारी दें। आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं, आप किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या इस बार आप मेंस दे रहे हैं, अगला प्री आप देना चाहते हैं, और उसके बाद फिर जो है हम आपको आगे की फॉर्मेलिटीज़ बता के जो है आपका PDF और इससे संबंधित जो सारी जानकारी है वो आपको अवेलेबल कराएंगे डिटेल में, ठीक है। उसके लिए आप बेफिक्र रहें। खैर, अब हम बात करते हैं जन्म दर की। एक वर्ष में संपूर्ण जनसंख्या के प्रति 1000 व्यक्तियों में जो जीवित जन्मे बालक बालिकाओं की संख्या होती है, एक वर्ष में संपूर्ण जनसंख्या के प्रति 1000 व्यक्तियों में जीवित जन्मे बालक बालिकाओं की जो संख्या है वो कहलाती है बर्थ रेट, है ना। तो अभी अगर देखें कि एक साल में जो भी 1000 व्यक्ति पैदा हुए, बच्चे पैदा हुए, उसमें जो भी जन्मे जीवित बच्चे हैं उनमें की संख्या जो है वो बर्थ रेट कहलाती है। तो भारत में अगर हम देखें तो 1951 में जो बर्थ रेट थी, 1951 में जो बर्थ रेट थी, ये बर्थ रेट जो थी वो 41.7% थी प्रति 1000 पर। फिर ये 41.2 हुई, थोड़ी कम हो गई। फिर ये 71 में जो है 37.2 हो गई। फिर ये 36 हो गई। फिर ये 27.5 हो गई। फिर ये 26.1 हो गई और फिर ये 21.8 हो गई। जब आप मेंस में आंसर लिखेंगे तो आपके आंसर में पृष्ठभूमि, विषय वस्तु, भूमिका, निष्कर्ष होना चाहिए। साथ ही साथ उसमें डाटा, ग्राफ्स, सर्वे पे आधारित चीज़ों की जानकारी भी आपको देनी चाहिए, खासतौर से इस प्रकार के टॉपिक्स में, क्योंकि आप सिर्फ समाधान जो है वो प्रैक्टिकली लिखकर समझाएंगे तो वो किस आधार पर आप अपने आंसर का फ्रेम तैयार कर रहे हैं उसके लिए आपको डाटा या सर्वे आधारित रिपोर्ट को भी देना ज़रूरी है, ताकि आप वहाँ पे हेंस प्रूव्ड कर पाएंगे जो भी चीज़ आप अपने आंसर में लिख रहे हैं वो बेसिक, कोर, अप्लाइड, करंट, कंटेम्प्रेरी की चीज़ों को जो है कनेक्ट करके आप लिख रहे हैं। क्योंकि मेंस में आप जितना अच्छा सोच पाएंगे, लिख पाएंगे, उतने अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे और आप उतनी ही बड़ी पोस्ट के लिए जो हैं वो अपेयर होंगे, है ना। तो ये थोड़ी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। तो एक वर्ष में संपूर्ण जनसंख्या के प्रति 1000 व्यक्तियों को कितने जीवित बालक बालिकाएं होते हैं उनको जन्म दर, उच्च जन्म दर कहा जाता है। जब आज़ाद भारत हुआ उस समय 41.7 था, फिर ये 41.2 हुआ, फिर ये 71 में 37.2 हुआ, फिर 81 में 36 हुआ, 91 में 27.5 हुआ, फिर 26.1 हुआ। अभी रिसेंटली 2011 की जो जनगणना थी वो 21.8 थी और उसमें भी आप ये देख सकते हैं कि बर्थ रेट लगातार जो है कंपैरेटिवली पहले से कम हुई है। बट आप देखेंगे कि 2001 आते आते जो है ये 26.1 थी, 2011 आते आते जो है 21.8 हो गई और लगातार इसमें थोड़ी कमी आई है। अब सरकार की कई योजनाएं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हम दो हमारे दो, है ना। और इसके अलावा जो है हम दो हमारे दो के साथ ही साथ जो है हमारी जो जनसंख्या पॉलिसी है उसमें सरकार जो है नई स्ट्रैटेजी के साथ काम कर रही है। फिर भी सबसे ज़्यादा जन्म दर वाले राज्य कौन से हैं? तो भाई सबसे ज़्यादा जन्म दर वाला राज्य है बिहार। बिहार में जनसंख्या की जो उच्च जन्म दर है वो 27 दशमलव समथिंग के आसपास है। आप देख रहे हैं सामने 27.6 के साथ बिहार एक पे है। उत्तर प्रदेश 27.2 के साथ, है ना। मध्य प्रदेश 26.3 के साथ जो है ये 3rd नंबर पर है। तो आप बिल्कुल याद रख लीजिए, पहले नंबर पर बिहार है जन्म दर में, दूसरे नंबर पर यूपी है ना। बिहार 27.6 है ना। उसके बाद यूपी जो है 27.2 है और फिर उसके बाद मध्य प्रदेश है आपका हमारा 26.3। उसी तरीके से न्यूनतम जन्म दर में गोवा है 13, त्रिपुरा है 13.7 और केरल और मणिपुर जो है वो 14.7 है। याद रखेंगे इसमें जो है गोवा जो है वो है 13 के आसपास। उसके बाद आपके त्रिपुरा जो है वो 13.7 के आसपास और उसके बाद जो है वो आपका केरल और मणिपुर है ना। तो केरल और मणिपुर जो है वो आपका 14.7 के आसपास है। तो हमने यहाँ पर जो भी बातें लिखी या समझी उसमें आप ये समझें कि भारत में जन्म दर एक संपूर्ण जनसंख्या जो एक वर्ष के अंदर 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मे बालक बालिकाओं की संख्या से संबंधित है और उच्चतर जन्म दर वाले जो राज्य है उसमें बिहार नंबर 1 पे है, उत्तर प्रदेश नंबर 2 पे है, मध्य प्रदेश नंबर 3 पे है, न्यूनतम में गोवा है, फिर त्रिपुरा है, फिर केरल और मणिपुर है। और भारत में जन्म दर की ये स्वाभाविक प्रवृत्ति सदैव मृत्यु दर से उच्च रही है या 3 गुना के आसपास रही है और पिछले दशकों में हालांकि जन्म दर में कुछ कमी देखने को मिली है लेकिन फिर भी ये लगातार बढ़ती रही है। भारत 1951 से 2011 के दौरान कंपैरेटिवली जन्म दर में कमी आई है। पहले 41.7 था, फिर 41.2 हुआ, फिर
37.2, फिर 36, फिर 27.5, फिर 26.1 और अब 21.8 के आसपास। परंतु फिर भी अन्य देशों से तुलना की जाए तो भारत की जन्म दर अन्य देशों से कंपैरेटिवली ज़्यादा है। जैसे अगर आज भारत की जन्म दर 21.8 हम समझ रहे हैं, लेकिन अगर हम वर्ल्ड लेवल पर इसको देखें तो जो चीन है, चीन की जो जन्म दर है वो करीब करीब 20.4 के आसपास है। तो भारत की जन्म दर चीन की जन्म दर से ज़्यादा है। जापान की जन्म दर जो है वो 14 के आसपास है ना, तो इससे तो हमारी बहुत ज़्यादा है। चाइना से हम थोड़े से ज़्यादा है। म्यांमार की जो है वो थोड़ी ज़्यादा है, 37 के आसपास है ना। और ब्रिटेन की जो है वो 16.8 के आसपास है। ब्रिटेन की जो है वो 16.8 के आसपास है। मैंने म्यांमार की बताया कि म्यांमार की जो है वो 38 के आसपास है। ठीक है, तो म्यांमार की मैंने आपको इसलिए बताया कि भाई उसकी भारत से ज़्यादा है। बाकी यहाँ चाइना की हमसे कम है, जापान की हमसे कम है, ब्रिटेन की हमसे कम है। तो ये जन्म दर को लेकर मैंने चर्चा करी। और मध्य प्रदेश में अगर हम जन्म दर की बात करें तो मैंने आपको अभी बताया कि ये डाटा 26.3 है, जो भी हाल ही में बढ़कर 26.9 हो गया है। तो मध्य प्रदेश की जन्म दर भी जो है पूरे भारत में बिहार और उत्तर प्रदेश के बाद तीसरे स्थान पर है। इसके बहुत से कारण हैं। मृत्यु दर में कमी आ रही है, स्वास्थ्य सुविधाएं काफ़ी स्तर तक कंपैरेटिवली बढ़ी हैं, इस वजह से जो है मृत्यु दर में आ रही कमी, क्योंकि 7.1 मृत्यु दर प्रति 1000 हो गई है, तो जब मृत्यु दर में कमी आ रही है तो जन्म दर बढ़ रही है। उष्ण जलवायु इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि भारत की में जो जलवायु गर्म होने के कारण लड़कियां जल्दी परिपक्व हो जाती हैं और उनकी जल्दी शादी कर दी जाती है, और उनका मातृत्व काल बढ़ जाने के कारण भी जो है अधिक बच्चे होने की यहाँ पे आशंका रहती है। इसके साथ ही धर्म और रीति रिवाज, तो भारत में धर्म और रीति रिवाजों ने संतान उत्पत्ति को जो है एक अनिवार्यता यहाँ पर बता दिया है, अनिवार्य तौर पर माना जाता है। रीति रिवाज के अनुसार संतान उत्पत्ति जो है हमारे धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों के अनुसार एक अनिवार्य शर्त है। और जो स्त्रियां संतान उत्पत्ति नहीं की जाती हैं उन्हें समाज में कहीं ना कहीं तिरस्कार की नज़र से देखा जाता है। तो मृत्यु दर में आ रही कमी, उष्ण जलवायु, धर्म और रीति रिवाज का परिसर, इसके साथ ही अशिक्षा और निर्धनता, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि अशिक्षा के कारण क्या है, व्यक्ति उच्च जन्म दर के परिणामों से परिचित नहीं होता और वह बिना सोचे समझे जो है संतान उत्पत्ति करते रहता है। और कई बार जो है बहुत ज़्यादा बड़ा परिवार हो जाता है तो इसके परिणाम बाद में बच्चों को भुगतने पड़ते हैं, है ना। निर्धनता के कारण व्यक्ति के पास जो है मनोरंजन और वैकल्पिक साधनों का अभाव होता है, और मनोरंजन का एकमात्र साधन जो होता है वो जो होता है तो उसी साधन के परिणाम स्वरूप जो है वो अधिक जन्म दर भी कई बार हो जाती है। इसके साथ ही साथ बाल विवाह एक बहुत बड़ा कारण है। भारत में कम उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती है और संतान उत्पन्न करने के लिए उनको एक दीर्घ अवधि प्राप्त हो जाती है, यह भी एक उच्च जन्म दर का बहुत बड़ा कारण है। विधवा विवाह सामाजिक दृष्टिकोण से एक उचित कदम माना जाता है, लेकिन जन्म दर में वृद्धि के लिए कहीं ना कहीं यह भी उत्तरदायी है। इसके अलावा कुछ ऐसे समाज हैं जहां बहुपत्नीय विवाह की प्रथा भी प्रचलित है और इस वजह से भी जो है ये एक जन्म दर बढ़ती है। संयुक्त परिवार पद्धति का कहीं ना कहीं प्रचलन, कि संयुक्त परिवार में बच्चे का पालन पोषण का भार किसी एक व्यक्ति पर नहीं रहता, तो व्यक्ति बिना किसी चिंता के जो है संतान उत्पत्ति की प्रक्रिया में कई बार संलग्न रहता है। ट्रेडिशनल जो हमारी सोच है, परिवार नियोजन के प्रति कहीं ना कहीं रुचि का अभाव है। परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत भले 1952 से हो गई हो, लेकिन आज भी लोगों में इसके प्रति कहीं ना कहीं रुचि का अभाव है और जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। कुछ ऐसे देश हैं जहां पर जनसंख्या ऋणात्मक हो गई है, तो वहाँ की सरकारों ने लेनिन माता जैसे पुरस्कारों की घोषणा भी की है ना। भारत में अगर ये पुरस्कार दिया जाने लगा तो पता नहीं भारत की स्थिति क्या होगी। तो भारत में तो जनसंख्या जो है लगातार बढ़ रही है, ठीक है। आज के दृष्टिकोण से देखें ना देखें ये एक विचारणीय प्रश्न है। साथ ही साथ बाल मृत्यु दर में अधिकता आ रही है। जो 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं वो अकारण जो है उनकी कई बार मौत हो जा रही है। परखनली शिशु पद्धति, सर्गोएट मदर सिस्टम, स्वास्थ्य संबंधित कार्यक्रम, साथ ही लड़के के जन्म को प्राथमिकता दिया जाना भी उच्च जन्म दर का एक बहुत बड़ा कारण है और इस वजह से भी चीज़ें हो रही हैं। अल्टीमेटली हम ये समझ सकते हैं यहाँ पर उच्च जन्म दर के संदर्भ में कि उच्च जन्म दर से देश के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा है। आप बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन भी बढ़ा लेंगे और वो प्रोडक्टिव नहीं रहेगी तो फिर ये ठीक बात नहीं है। पूरी दुनिया का 18% युवा भारत में है और 1 अरब 38 करोड़ की आबादी में पूरी दुनिया का 18% युवा भारत में जनांक के लाभांश है। लेकिन उच्च जन्म दर
जनांकी के लाभांश के दृष्टिकोण से देखें तो सकारात्मक है। लेकिन कहीं ना कहीं समाज में आज जो महिलाओं की सामाजिक, मानसिक और शारीरिक दुर्दशा के लिए जिम्मेदार है वो एक उच्च जन्म दर ही है, और इसको नियंत्रित करने के लिए हमने 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम संचालित किया था स्वामीनाथन कमेटी की रिकमेंडेशन पर। लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई सफलता नहीं मिल पाई है। उसका बहुत बड़ा कारण है सरकार को जन सहयोग से प्रभावी ढंग से इसे क्रियान्वित करना होगा। जब तक सरकार जन सहयोग से प्रभावी ढंग से इसको क्रियान्वित नहीं करेगी तब तक हम जो है जन्म दर को जो है बैलेंस नहीं कर पाएंगे। तो ये जन्म दर पर क्वेश्चन बन सकता है कि जन्म दर जो है भारत में, आप ये समझ सकते हैं कि जन्म दर जो है भारत में संतुलित विकास में एक बहुत बड़ी बाधा है। इस तरीके का एक प्रश्न बन सकता है कि क्या जन्म दर भारत में संतुलित विकास के लिए, सस्टेनेबल स्टेबलिश बैलेंस डेवलपमेंट के लिए क्या एक बहुत बड़ी बाधा है? तो आप वहाँ पर पहले पैराग्राफ में जन्म दर क्या है, जनांकीय जन्म मृत्यु समय क्या होता है, इसके क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव हैं, 51 से 2011 तक क्या स्थिति रही और संतुलित विकास में इसका क्या रोल रहा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ लिख करके जो है इसको क्लियर कर सकते हैं। तो ये आपने देख लिया। उच्च जन्म दर में बिहार, यूपी के बाद मध्य प्रदेश है, न्यूनतम में गोवा, त्रिपुरा के बाद केरल और मणिपुर है, और कुछ संघ शासित प्रदेशों में भी देखें तो उच्चतम दादर नगर हवेली है और न्यूनतम में जो है वो अंडमान निकोबार है। ठीक है, तो निश्चित तौर पे आपको इस तरीके से पढ़ना चाहिए, तभी आप इस तरीके से लिख पाएंगे। ठीक है, मेरा आपसे प्रॉमिस है, कमिटमेंट को मैं पूरा कर रहा हूँ। मैराथन क्लासेस के समय मेरे पास समय की थोड़ी सी कमी थी, साइकोलॉजिकल प्रेशर था, फिर भी हमने कोशिश की थी अपने 16 वीडियोज़ के माध्यम से आप तक पहुँचें, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली उससे 57 के आसपास क्वेश्चन भी वहाँ से कवर किए थे हमने। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि मुख्य परीक्षा को हम अगले 100 दिन में इस तरीके से काम करें कि हम पूरे एक एक टॉपिक पे निचोड़ के साथ, कंसेप्चुअल क्लियरिटी के साथ आपके बीच में आएँ, डिस्कशन करें। 3 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर को फिर टॉपिक के एंडिंग के बाद लाइव आंसर लेकर उसको डिस्कस करें। हमारे पूरे इस पाठ्यक्रम से आप कंप्लीटली जुड़ना चाहते हैं 1000 घंटे की क्लास के लिए, तो आप YouTube पे तो हमारे कुछ वीडियो देख पाएंगे 30 से 35%। अगर पूरे आप 100% हमारे वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप MPPSC मेंस के लिए जो हमारा प्रीमियम बैच स्टार्ट हो गया है उसमें हिस्सा बन सकते हैं। व्हाट्सएप पे अपनी डिटेल भेजकर PDF प्राप्त कर सकते हैं। हम आपको एक अकाउंट नंबर देंगे, उसमें आपको फ़ीस पे करके जो है पूरी कंटिन्यूटी के साथ एक पासवर्ड देंगे, और उस पासवर्ड को प्राप्त करके आप हमारे सारे वीडियोस देख सकते हैं, पेन ड्राइव कोर्स ले सकते हैं, क्लास के हैंड रिटन नोट्स आपको आपके पते पर मिल सकते हैं। इसके अलावा हमारी कुछ टेक्स्ट बुक्स हैं वो भी आपको मिल सकती है। तो बहुत एक प्रक्रिया है उसके लिए आपको पहले व्हाट्सएप पे आपको आके अपना नाम, आप किस शहर से हैं, आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका मीडियम क्या है, आपकी प्लानिंग क्या है 2021, 22, 23 के लिए, वो सारी चीज़ें आप हमको लिख के देंगे तो फिर उस कंडक्ट में हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे। ठीक है, और बाकी तो हम यहाँ पर कवर कर ही रहे हैं। इसके अलावा हम MPPSC प्रिलिमिनरी के लिए एक नई श्रृंखला चालू कर रहे हैं अगले 2-3 दिन में। उसमें यूनिट 1 से 10 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, ये 10 टॉपिक का रोज एक टॉपिक, मतलब 10 टॉपिक का मैं एक वीडियो बनाऊंगा 1 से 1.5 घंटे का। सपोज करिए यूनिट 1 में मैंने व्यक्तित्व बना दिया, जनजातीय व्यक्तित्व, उसको आपको पूरा मैं निचोड़ बता दूंगा, क्वेश्चन करा दूंगा। यूनिट 2 में मैंने भारत के इतिहास की कोई बड़ी हेडिंग ले ली, उस पर मैंने राष्ट्रीय एकीकरण पे कुछ बना दिया, नेशनल इंटीग्रेशन पे। यूनिट 3 मैंने मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी से जलवायु को पकड़ लिया, उस पर एक वीडियो बना दिया, वो पूरा कंप्लीट। यूनिट 4 में मैंने भारत के भूगोल से विश्व की प्राकृतिक संसाधन पे एक वीडियो बना दिया। 5 यूनिट पे पॉलिटी पे, इकोनॉमी पे एक टॉपिक उठा लिया। पॉलिटी में 1919 का एक्ट उठा लिया, इकोनॉमी में NBFC उठा लिया। यूनिट 7 में मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पर्यावरण प्रदूषण या पारिस्थितिकी तंत्र पे कुछ चर्चा कर ली। यूनिट 8 में करंट अफेयर्स और कुछ स्पोर्ट्स की एक्टिविटी पे कर ली। यूनिट 9 में रोबोटिक्स से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, ई गवर्नेंस से, ई कॉमर्स से, कोई भी एक टॉपिक उठा लिया। और यूनिट 10 में कोई भी एक आयोग उठा लिया। तो ये 10 टॉपिक को मैं एक वीडियो में पूरा दूंगा, उससे आप MPPSC की प्रीलिम्स श्योर बैच का हिस्सा बन सकते हो। मैं ऐसे 120 वीडियो आपको 240 घंटे के दूंगा और 60 घंटे के मैं 15,000 MCQ दूंगा। तो 300 घंटे के MPPSC प्रिलिमिनरी की जो प्लानिंग है, इसको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, जो मैंने आपको बताया था, एक बार आप मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ फिर से लिख सकते हैं। तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 9584928252, इस पर मैसेज करेंगे। सबसे पहले आप अपना नेम, आप किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, आपका मीडियम क्या है, ठीक है, आप कहाँ से हैं, है ना, ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आप उसमें देंगे
फिर उसके बाद की प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाएंगे। चलिए, बहुत सी चर्चा हो गई, कुछ हमने प्रोफेशनली यहाँ पर डिस्कशन किया। अब हम जो यहाँ पर आगे की तरफ चीज़ों को बढ़ा रहे हैं, बहुत ही सिस्टम से काम करने वाले हैं ना। अभी तक की क्लास में हमने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, उसको थोड़ा देख लें। अभी तक की क्लास में हमने सबसे पहले आपको बताया कि भाई वाइटल स्टैटिक्स से कौन कौन से प्रश्न आए। आखिरी में हम आपको बताएंगे कौन सा संभावित प्रश्न बन सकता है इस बार 11 मार्कर में, 5 मार्कर में या 3 मार्कर में। लेकिन ये जो जो प्रश्न आए हमने वो डिस्कस किया। फिर हमने वाइटल स्टैटिक्स का मतलब बताया कि भाई वाइटल स्टैटिक्स होता क्या है। एक मनुष्य की जो नैतिक गतिशीलता है और जनांकिकी है, जो डाटा सर्वे के आधार पर एकत्रित किए जाते हैं और कानून के दायरे में जो बायोमेट्रिक कलेक्शन होता है डाटा का, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रजनन दर, ग्रोथ रेट, शिशु मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर, हाँ, मातृत्व मृत्यु दर, साक्षरता, लिंगानुपात, जनसंख्या घनत्व, तमाम डाटा का कलेक्शन यहाँ किया जाता है। और सैंपल ऑफ रजिस्ट्री सर्वे के द्वारा 1964 से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 69 से इसको डिटेल में किया गया। पूरे हिंदुस्तान के अंदर 7,597 सैंपल सर्वे लिए गए, 4,433 गांवों में और 3164 अर्बन एरिया में जाकर, और यहाँ 1.5 मिलियन परिवारों को इससे सर्वे का हिस्सा बनाया गया और करीब 7.5 मिलियन जनसंख्या को इसमें कवर किया गया। इसके डाटा पे हमने कुछ रिपोर्ट बताई कि बर्थ रेट रूरल एरिया में 21.6, अर्बन में 16.7 और ये टोटल 20, इसी तरीके से अन्य चीजें हमने बताई। इसके बाद हमने आपको जन्म दर क्या है, जन्म दर के क्या कारण है, 51 से लेकर के लगातार 2011 में जन्म दर किस तरीके से घटी है। फिर भी हमने बताया कि भारत के कौन से राज्य हैं जहां जन्म दर, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, लगातार बढ़ रही है। वहीं गोवा है, त्रिपुरा है, केरल, मणिपुर में कम हो रही है। दादर नगर हवेली एक यूनियन टेरिटरी है जो आजकल दमन द्वीप से जुड़ गया है, वहां पर यूनियन टेरिटरी में जन्म दर बढ़ रही है। वहीं अंडमान निकोबार में जन्म दर कम हो रही है। इसके अलावा हमने आपको ये भी बताया कि पड़ोसी जो देश हैं, चाहे चाइना हो, ब्रिटेन हो, है ना, और इस प्रकार के देशों में जो है, हम जापान हो, वहां पर हमसे जन्म दर कम है, हमारी 21.8 है, चाइना की 20 के आसपास है, जापान की 14 के आसपास है, ब्रिटेन की 16 के आसपास है, म्यांमार की 38 है। तो इस पर हमने एक बेसिक डिस्कशन किया और जन्म दर के बारे में सारी चीजें यहां पर बताई। एक प्रश्न भी हमने डिस्कस किया कि भाई जन्म दर विकास जो है उसमें एक संतुलित विकास में एक बाधा के रूप में काम करता है। इसके बाद हम मृत्यु दर पे चर्चा करें। भाई मृत्यु दर क्या है, अच्छा जन्म दर के कारण भी बताया, जन्म दर को रोकने के उपाय भी सुझाए। किसी भी देश की जनसंख्या का आकार उसकी जन्म दर के साथ साथ मृत्यु दर पर भी निर्भर करता है, क्योंकि भारत विश्व का चाइना के बाद जनसंख्या में दूसरे नंबर का देश है और इसके लिए कम होती मृत्यु दर और अत्यधिक जन्म दर जिम्मेदार है। और एक वर्ष में संपूर्ण जनसंख्या में 1000 व्यक्तियों में कितने लोगों की मृत्यु होती है, इसे मृत्यु दर कहा जाता है। और अगर ये मृत्यु 0 से 1 साल के बच्चे की होती है तो उसको शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। भारत में 1921 के बाद से ही मृत्यु दर में लगातार कमी देखने को मिली है। अच्छा, शिशु मृत्यु दर 0 से 1 साल के बच्चे की होती है, जबकि बाल मृत्यु दर 0 से 4 साल के बीच के बच्चे के बीच में मृत्यु दर होती है। तो शिशु मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर में अंतर आया तो कंफ्यूज नहीं होना। शिशु मृत्यु दर 0 से 1 साल, बाल मृत्यु दर 0 से 4 साल और मृत्यु दर टोटल 1000 व्यक्तियों पर मरने वाले लोगों की संख्या। तो 2001 में ये 8.7 थी, 2011 में ये 7.1 थी और मध्य प्रदेश के संदर्भ में ये करीब करीब 8.2 के आसपास जो है हमारी मृत्यु दर रही है, 8.2 के आसपास। ओवरऑल अगर हम देखें तो उच्चतम मृत्यु दर वाले राज्यों में मध्य प्रदेश इस समय सेकंड नंबर पर आ गया। जन्म दर में जो है वो बिहार और उत्तर प्रदेश के बाद तीसरे नंबर पर है, परंतु उच्चतम मृत्यु दर वाले राज्यों में उड़ीसा के बाद मध्य प्रदेश सेकंड नंबर पर है और इन दिनों ये 8.1 के आसपास जो है मध्य प्रदेश में मृत्यु दर है। उड़ीसा नंबर 1 पर है 8.4 में, इसके बाद छत्तीसगढ़ है। तो उड़ीसा नंबर 1 पर है मृत्यु दर में, फिर मध्य प्रदेश है और उसके बाद जो है छत्तीसगढ़ है, उसके बाद जो है वो असम है और न्यूनतम में नागालैंड है 3.1, फिर मणिपुर है, उसके बाद दिल्ली है, उसके बाद मिजोरम है ना। तो नागालैंड है और नागालैंड के बाद जो है वो मणिपुर है, मणिपुर के बाद में जो है वो दिल्ली है और दिल्ली के बाद में जो है वो मिजोरम। ठीक है, तो नागालैंड की जो मृत्यु दर है वो कंपैरेटिवली कम है। आप मृत्यु दर को देख सकते हैं कि मृत्यु दर धीरे धीरे कैसे कम हुई और देखिए 1921 के बाद मृत्यु दर अचानक से गिरावट देखने को मिली है बढ़ती हुई स्वास्थ्य सुविधाओं की वजह से। कोरोना काल में मृत्यु दर का आंकड़ा थोड़ा बढ़ गया था ना, वो पूरी दुनिया ने देखा। ठीक, शिशु मृत्यु दर मैंने आपको बताया 0 से 1 साल के बच्चों की जो मृत्यु हो जाती है उसको शिशु मृत्यु दर कहते हैं, 0 से 4 साल होते हैं उसको बाल मृत्यु दर कहते हैं। उच्चतम शिशु मृत्यु दर में मध्य प्रदेश असम के बाद सेकेंड नंबर पर था। अभी
मध्य प्रदेश असम दोनों ही जो है शिशु मृत्यु दर में फर्स्ट नंबर पर आ गए हैं। ये मध्य प्रदेश सरकार के लिए भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। तो मध्य प्रदेश और असम जो है पहले नंबर पर है शिशु मृत्यु दर में। ये 2019 के जो है मेंस में ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और न्यूनतम मृत्यु दर में जो है गोवा है और मणिपुर है। तो ये पहले नंबर पर जो है असम और जो है मध्य प्रदेश है 54, उसके बाद उड़ीसा है, और उड़ीसा के बाद जो है ये यूपी है। डाटा तो आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। जो पेपर 1 है आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये मैक्सिमम लोग प्रीलिम्स में पढ़ते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपको कवर होती है इसमें। ये रियासत वाली यूनिट से हम यहाँ टॉपिक चालू करेंगे यूनिट 5 से, और इसमें जो यूनिट 5 जीपीएस, जीपीआई और जीआईएस और आईआरएस जो आपके एडवांस ज्योग्राफी है वहाँ से हम चालू करेंगे, और इसमें एमपी की रियासत से चालू करेंगे। बहुत जल्दी आपको पेपर फर्स्ट भी हमारे वीडियोस में मिलेगा। पेपर 2 हमने स्टार्ट कर दिया है, अभी हमने स्टार्ट किया आपका सोशियोलॉजी वाले पोर्शन से। इसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद हम इकोनॉमी करेंगे, उसके बाद हम पूरी पॉलिटी करेंगे। और बहुत जल्द हमारा पेपर 3 पे जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे जो है आपको क्लास देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही साथ अगले 4 से 5 दिन में हमारी आपको इथिक्स की क्लास भी मिलेगी, हिंदी की क्लास भी मिलेगी, और साथ में साथ निबंध की क्लास भी मिलेगी। हम 360 डिग्री से आपको कंप्लीट कराएंगे 100% बेसिक, कोर, अप्लाइड और कंपलसरी लेवल पर पूरा का पूरा पाठ्यक्रम, है ना। 1400 नंबर की पूरी स्ट्रैटेजी के साथ काम हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये हमने देखा मृत्यु दर वाले राज्य, उसमें असम और मध्य प्रदेश दोनों की स्थिति पहले नंबर पर है, उसके बाद उड़ीसा है, फिर यूपी है। न्यूनतम में मैंने आपको बता दिया गोवा है, फिर मणिपुर है, और फिर उसके बाद केरल है, फिर नागालैंड है। और संघ शासित क्षेत्रों को आप याद रखें तो ठीक है, नहीं रखें तो कोई बात नहीं। 47 में 1000 पहले था, 2011 में 44 में 1000 हुआ, 13 में 40 में 1000 हुआ। बालिका शिशुओं की मौत सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में हो रही है। आप समझ सकते हैं 53 बच्चे, 51 लड़के और 53 के आसपास लड़कियां यहाँ पर मर रही हैं। और ओवरऑल ऑन एवरेज जो उड़ीसा, असम से भी मध्य प्रदेश की स्थिति इन दिनों खराब हो गई है, और शिशु मृत्यु दर में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर आ गया। ये काफ़ी चिंता का विषय है। अब मृत्यु दर या मृत्यु दर के उच्च मृत्यु दर के कारण क्या है? गर्म जलवायु है। गर्म जलवायु है तो व्यक्ति कम समय तक जो है जीते हैं। भारत में मृत्यु दर इसलिए यहाँ पर उच्च होती है ना। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है कंपैरेटिवली। स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं का अभाव है ना। विशाल जनसंख्या के अनुपात में जो सुविधाएं चिकित्सा की होनी चाहिए, 13,000 लोगों पे 1 डॉक्टर है, जबकि 1,000 लोगों पे 1 डॉक्टर चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। संक्रामक रोग है, कभी टीबी है, कभी एड्स है, मलेरिया है, प्लेग है, हेजा है, टाइफाइड है, कोरोना है। दुनिया की सारी बीमारी भारत में ही है। कभी बर्ड फ्लू है, कभी स्वाइन फ्लू है, कभी इबोला वायरस है, कभी सर्स है, कभी मर्स है। इतनी बीमारियां हिंदुस्तान में, दुनिया में कहीं नहीं है। शुद्ध पेयजल का अभाव है, पानी सही नहीं मिल रहा लोगों को। पौष्टिक भोजन का अभाव है। अधिकांश लोग पौष्टिक भोजन और संतुलित आहार प्राप्त नहीं कर पाते, तो व्यक्ति दुर्बल, रोगग्रस्त और कुपोषित हो जाते हैं, इस वजह से मर जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। निर्धनता एक बहुत बड़ा कारण है। गंदी बस्तियों में, स्लम बस्तियों में निवास करते हैं लोग। इसलिए हाल ही में सरकार ने जो है प्रवीर सेन कमेटी बनी है झुग्गी झोपड़ी और गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगों को जो है स्थापित करने के लिए। और 2022 तक जो है भारत सरकार का लक्ष्य भी है कुपोषण मुक्त भारत बनाएंगे और हर व्यक्ति को मुहैया कराएंगे उसका पर्सनल घर। और इसके लिए अमिताभ कुंडरू कमेटी बनी है कि हर व्यक्ति को घर मिले। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इसके लिए बड़े स्तर पर काम भी किया जा रहा है। तो ये बहुत सारी कारण है। और बहुत अधिक मात्रा में बाल मृत्यु दर भी हो रही है। साथ ही कुपोषण, प्राकृतिक आपदाएं, मातृत्व मृत्यु दर की अधिकता, है ना, हिंसात्मक गतिविधियां, समय समय पर होने वाले दंगे, आतंकवादी घटनाएं, नक्सलवादी घटनाएं, ये भी मृत्यु दर के प्रमुख कारणों में से एक है। और निश्चित तौर पर इस दिशा में अब बड़े स्तर पर काम चलाने की जरूरत है। इसी कारण जो यहां पर दृष्टिकोण रखा जा रहा है वो ये रखा जा रहा है कि जन्म दर को कैसे बैलेंस किया जाए और मृत्यु दर को कैसे जो है बैलेंस किया जाए, और जनांकीय लाभांश के दृष्टिकोण के संदर्भ में इसको लिए जाने की जरूरत है। नेचुरल ग्रोथ रेट की बात कर लेते हैं। नेचुरल ग्रोथ रेट वाले राज्य हैं पहले नंबर पर बिहार, दूसरे नंबर पर यूपी, तीसरे पर राजस्थान, मध्य प्रदेश चौथे नंबर पर है। उच्च जन्म दर में मध्य प्रदेश 3rd था, है ना। मृत्यु दर में मध्य प्रदेश जो है 2nd था। शिशु मृत्यु दर में मध्य प्रदेश 1st था। और यहाँ पर जो है नेचुरल ग्रोथ रेट में मध्य प्रदेश चौथे नंबर पर है। इसमें पहले नंबर पर जो है बिहार है, 2nd नंबर पर यूपी है, 3rd नंबर पर राजस्थान है, पूरे हिंदी बेल्ट वाले राज्य, चौथे मध्य प्रदेश। नेचुरल ग्रोथ रेट न्यूनतम गोवा है, केरला है, पढ़े लिखे लोग हैं, तमिलनाडु, त्रिपुरा है। यहाँ पे बच्चे जो हैं नेचुरली जो है कम पैदा हो रहे हैं, तो नेचुरल ग्रोथ रेट वाले राज्य हैं। तो नेचुरल ग्रोथ में गोवा, केरल, तमिलनाडु याद रखेंगे। गोवा, केरल, तमिलनाडु, और हाईएस्ट में बिहार, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, है ना। इस तरीके से पॉपुलेशन बर्थ रेट जो है, बर्थ रेट वाली लाइन आप देख सकते हैं। ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये बर्थ रेट वाली है,
ये आप देख सकते हैं, ये वाली लाइन, ये बर्थ रेट वाली लाइन है, और ये जो डेथ रेट वाली लाइन है ये भी आप देख सकते हैं, ये डेथ रेट वाली लाइन है ना। तो डेथ रेट कंपेरेटिवली कम हुई है, उच्च दर जो है ये भी बैलेंस हुई है, और ये जो तीसरी वाली जो लाइन है ना, दोनों के बीच की स्थिति है। तो ये नेचुरल जो है ये ग्रोथ रेट है, नेचुरल ग्रोथ रेट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। अगर हम मध्य प्रदेश को संदर्भ में देखें तो मध्य प्रदेश में अगर हम देखें को हम एमपीपीएससी के दृष्टिकोण से चीज़ों को यहाँ समझ रहे हैं, बाद में हमारा आईएएस के लिए भी टोटल कंप्लीट इंग्लिश मीडियम में बैच आएगा 2022-23 के लिए। ये हमारा कंप्लीट इंग्लिश मीडियम बैच बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, और इसमें हम जो जीएस को जो है एनसीईआरटी लेवल पर पढ़ाएंगे पहले, और उसके बाद जो है बेसिक पढ़ाने के बाद फिर कोर और अप्लाइड एरिया पढ़ाएंगे मेंस के लिए, और साथ ही साथ जो है हम यहाँ पे करंट कंटेम्प्रेरी पढ़ाएंगे, और पूरे ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ जो जो लेवल होंगे हम पूरी कंप्लीट यूपीएससी की भी तैयारी यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट बच्चों को करवाएंगे। ये बैच टोटल इंग्लिश मीडियम में होगा। अभी फिलहाल एमपीपीएससी के बैच में हम मुख्य परीक्षा की चीज़ों को देख रहे हैं, और वाइटल स्टैटिक्स टॉपिक हम डिस्कशन का हिस्सा रख रहे हैं। अब मध्य प्रदेश देखें, ये 12वें नंबर पर है। यहाँ पर मध्य प्रदेश की अगर स्थिति देखें तो 26.3, ये जो है हमारी 26.9 हो गया आजकल, 26.3 भी मिलता है किताबों में, 26.9 ये जन्म दर है, और करीब करीब ये 8.1 हो गया आजकल, 8.1 मृत्यु। तो जन्म दर में जो है, ये जन्म दर में बिहार और यूपी के बाद जो है मध्य प्रदेश जो है वो 3rd नंबर पर है, और मृत्यु दर में जो है ये जो है उड़ीसा के बाद जो है मध्य प्रदेश जो है वो 2nd नंबर पर है, शिशु मृत्यु दर में पहला है। और प्राकृतिक में देखिए आप 18.4 है ना, और शिशु मृत्यु दर में मैंने बता दी कि पहले नंबर पर, उसमें भी बालिका शिशु मृत्यु दर में पहले नंबर पर है, और ओवरऑल जो है वो असम के साथ पहले नंबर पर आ गया है। तो ये सरकारी डाटा है सैंपल रजिस्ट्रार सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक, और आप अपने आंसर में जब तक ये चीज़ें यूज़ नहीं करेंगे आपको परीक्षा में नंबर नहीं मिलने वाला है, अगर आप परीक्षा को फाइनली क्रैक करना चाहते हैं तो, ठीक है। बाकी राज्यों से हमको मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ ये देखना है कि क्या स्थिति वर्तमान में है। शिशु मृत्यु दर की स्थिति देखें, पहले तो बहुत सारे बच्चे मर जाते थे, है ना, 170 बच्चे जो हैं उनकी डेथ हो जाती थी 1000 में, ये 1960 में। 65 में स्वास्थ्य सुविधाएं थोड़ी ठीक हुई तो 155 पे आ गया, फिर ये थोड़ा सा धीरे 145 पे आ गया, फिर ये 140 पे आ गया, धीरे धीरे आप देखें स्थिति सुधर रही। 2015 तक जो है ये अभी 60 पे, और अब जो है 44 के बाद अब 40। तो जो है शिशु मृत्यु दर निश्चित तौर पर जो है काफ़ी स्तर पर बैलेंस हुई, लेकिन ये बड़े दुख का विषय है कि मध्य प्रदेश शिशु मृत्यु दर में असम के साथ 54 डाटा के साथ जो है पहले स्थान पर आ गया है, और हमारे मध्य प्रदेश में 0 से 1 साल के छोटे बच्चे बड़ी मात्रा में मर रहे हैं। सरकारों को चाहिए वो इस दिशा में थोड़ी गंभीरता से सोचें, वरना मध्य प्रदेश की शिशु मृत्यु दर का ये जो आंकड़ा है ये राज्य के लिए एक बहुत ही शर्मनाक स्थिति है, और इस शर्मनाक स्थिति से हमारी सरकारों को कहीं ना कहीं बचने की ज़रूरत है कि हम छोटे से बच्चों को जो 0 से 1 साल के हैं उनको बचा नहीं पा रहे हैं, और उस डाटा में जो है हम नंबर 1 पर आ रहे हैं। तो ये मध्य प्रदेश सरकार के लिए कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। चलिए वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करें, 50 में पॉपुलेशन देखिए किस ग्रोथ में थी, और 2050 में 2020 में अभी करीब करीब पूरी दुनिया की आबादी 779 करोड़ के आसपास है। उसमें से करीब 138 करोड़ पूरी आबादी का 12% जो है वो कार्यशील जनसंख्या है, वो यूथ है, और उसमें भी भारत में जो 138 करोड़ हैं उस 138 करोड़ का 21 करोड़ करीब करीब 18% जो है वो जनांकीय लाभांश या डेमोग्राफिक डिविडेंड का हिस्सा है। तो देखिए आप आबादी का जो लेवल देखेंगे आप किस तरीके से पूरी दुनिया में हो रहा है, और 2050 तक जो है भारत दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश हो जाएगा। अभी 11 जुलाई को ही हमने जो है राइट्स एंड चॉइस फॉर और इस थीम के साथ जो है वो विश्व जनसंख्या दिवस भी मनाया है, ठीक है। तो विश्व पॉपुलेशन में हम 2045 के आसपास चाइना को पीछे कर देंगे, और हम जो है नंबर 1 पे पॉपुलेशन में आ जाएंगे, ठीक है। ये भी एक चिंता का विषय है। तो ये सरकारें तो हैं जो अपने स्तर पे काम कर रही हैं, कई सरकारें हैं जो आएंगी जाएंगी, और इस तरीके से प्रयास चलता रहेगा। सरकारों का आने और जाने का क्रम तो चलता ही रहता है। अच्छा, इस मेंस की परीक्षा में एक चीज़ बहुत अच्छी हो रही है कि ये अभी समय जो है बढ़िया 90 से 100 दिन का ही मिल रहा है। आप अगस्त मान लीजिए 30 दिन, सितंबर 30 दिन, अक्टूबर 30 दिन, नवंबर 23 दिन, 23 नवंबर से मेंस होगा, और इसके जस्ट आसपास में जो है अगला प्रीलिम्स भी होना है जिसका नोटिफिकेशन सितंबर में आएगा। तो समय बड़ा
बिल्कुल क्रुशियल है। आपके पास पहला पेपर हिस्ट्री ज्योग्राफी, दूसरा पेपर इकोनॉमी, दूसरा पेपर आपका पॉलिटी इकोनॉमी सोशियोलॉजी, तीसरा पूरा साइंस टेक है। उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी इन्वायरमेंट है ना, थोड़ी बहुत मैथ्स रीजनिंग और कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें भी हैं। मैथ्स है, रीजनिंग नहीं है। और साथ ही साथ चौथा इथिक्स, पांचवा हिंदी और छठवां निबंध। तो एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी से आप बिल्कुल मन लगा के पढ़ाई करिए तो निश्चित तौर पर आपको इसका फायदा मिलेगा। और लिखना क्या है आपको, 3 मार्कर में 1 से 1.5 लाइन लिखनी है 10 शब्द, 5 मार्कर में आपको 5 से 6 लाइन लिखनी है 50 शब्द, और 11 मार्कर में आपको 200 शब्द लिखने हैं। जन्म मृत्यु सम्यक पे आपको लिख के देखना है मेरे लेक्चर के बाद, बिना किसी कॉपी को खोले और बिना किसी किताब को खोले और बिना किसी लेक्चर को सुने, कि जो भी जन्म मृत्यु सम्यक मैंने पढ़ाया आप जन्म मृत्यु सम्यक क्या है ये लिख के देखें 10 शब्दों में 3 मार्कर में। उसकी उपयोगिता लिख के देखें, मैं भी एक बार डिस्कस कर दूंगा आखिरी में, और है ना। उसके बाद 200 में पूरा टॉपिक की फ्रेमिंग तैयार करें, क्योंकि लिखेंगे नहीं ना। मेंस निकालने का पहला और अंतिम हथियार यही है कि आप लिख के देखें। जब तक आप लिख के नहीं देखेंगे ना तब तक कुछ भी नहीं होना, सुनेंगे कुछ नहीं होगा। एमपीपीएससी प्री का पेपर बिगड़ने का बहुत बड़ा कारण है लोग पढ़ाई खूब करते हैं लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं करते। इसलिए 10 क्वेश्चन तो वो गलत करके आते हैं जो वो जानते हैं, और 6-8 क्वेश्चन से उनका सिलेक्शन रुक जाता है। सिली मिस्टेक 2 कर देते हैं, ह्यूमन मिस्टेक 4 कर देते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस 3 कर देते हैं, 4 कर देते हैं। 2-3 के प्रश्न के उत्तर गलत रहते हैं और 2-3 प्रश्नों में कंट्रोवर्सी रहती है, इसलिए सिलेक्शन होते होते रह जाता है। तो ये आप भैया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस करिए। मैं अब जो प्रीलिम्स के वीडियोस बनाने वाला हूँ करंट अफेयर्स को इंक्लूडिंग यूनिट 1 से 10 लेकर के बनाऊंगा, और पूरे वीडियो को आप देखेंगे तो उसमें यूनिट 1 से यूनिट 10 के एक टॉपिक हर यूनिट से मिलेगा आपको। और ऐसे में 40 वीडियो बना दूंगा 120 घंटे के, और 120 घंटे में आप पूरा काम का निचोड़ 15,000 MCQ की प्रैक्टिस के साथ करेंगे तो आपका प्रीलिम्स श्योर हो जाएगा और नवंबर में प्रीलिम्स आपका अच्छा जाएगा। और जिन लोग इस बार मेंस दे रहे हैं वो लोग भी अगला प्री गंभीरता से लें, इसलिए कॉमन टॉपिक्स को साथ में लेके चलें, ठीक है। तो अभी एंड हम आंसर का कैसा करेंगे थोड़ा देखते हैं। किसी भी देश में जनसंख्या का आकार मुख्य रूप से जन्म दर और मृत्यु दर पर निर्भर करता है। भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। 2045 के बाद हम फर्स्ट पे आ जाएंगे। 1.25 अरब 1 अरब 38 करोड़ के आसपास हो ही गई है पॉपुलेशन। कारण सीधा सा है, मृत्यु दर हमारी कम हो रही है और जन्म दर हमारी बढ़ रही है स्वास्थ्य सुविधाओं की वजह से। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि जन्म दर और मृत्यु दर किसी भी देश की सामाजिक और आर्थिक प्रगति को प्रभावित करने में बहुत महत्वपूर्ण कारक है। और जन्म दर और मृत्यु दर किसी भी देश की सोशल इकोनॉमिकल प्रोग्रेस को डिसाइड करता है। जन्म दर ज्यादा है तो संतुलित विकास बाधक होता है, मृत्यु दर ज्यादा है तो वो भी कहीं ना कहीं समस्या का विषय है। तो पूरे हिंदुस्तान में अगर हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे तो ये एक सामाजिक और आर्थिक प्रगति को प्रभावित करने वाली चीजें हैं, चाहे वो जन्म दर हो चाहे वह मृत्यु दर हो। उच्च जन्म दर से जहां भौतिक और प्राकृतिक संसाधनों पर अत्यधिक दबाव बनेगा, क्योंकि इकोलॉजिकल फुटप्रिंटिंग की प्रॉब्लम आएगी। इकोलॉजिकल फुटप्रिंटिंग में क्या होगा, इकोलॉजिकल फुटप्रिंटिंग में क्या होगा कि संसाधन एक है, यूटिलाइज 1.7 हो रहा है, तो रिसोर्सेज एक है, उनका यूटिलाइजेशन 1.7 हो रहा है। तो ये जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंटिंग की प्रॉब्लम हो रही है, तो जनसंख्या ज्यादा बढ़ेगी तो भौतिक और प्राकृतिक संसाधनों पर जो है वह कहीं ना कहीं दबाव बनेगा। आर्थिक और शैक्षणिक विकास भी कहीं ना कहीं बाधित होगा। कम होती मृत्यु दर ने जनसंख्या को कहीं ना कहीं बढ़ाया है, गंभीर स्थिति पैदा की है। जनसंख्या विस्फोट की वजह से कई विकराल समस्याएं हो रही हैं। आवश्यकता इस बात की है कि स्वास्थ्य उपायों के माध्यम से जन्म दर में कहीं ना कहीं कमी लाकर बैलेंस किया जाए, वहीं उच्च मृत्यु दर में भी कमी लाने के प्रयास करना चाहिए। जब तक हम संसाधन और जनसंख्या के बीच में संतुलन स्थापित नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। अभी क्या हो रहा है, हमारे जो रिसोर्स हैं वो जो है इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये समानांतर श्रेणी में जो है यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं, जबकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो 2 4 8 है ना 16 32 64 इस स्पीड से गुणोत्तर श्रेणी में आगे बढ़ रही जीपी सीरीज में। एपी सीरीज में हमारे रिसोर्सेस हैं, जीपी सीरीज में हमारी पॉपुलेशन है, और रिसोर्सेस जिस तेजी से बढ़ने चाहिए उस तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं। कंपैरेटिवली पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है, और ये भी इकोलॉजिकल फुटप्रिंटिंग के तहत एक बहुत बड़ी आने वाले समय में समस्या बन सकती है। अतः जन्म मृत्यु सम्यक जो है टॉपिक को बहुत इत्मीनान से, बहुत कंसंट्रेट होके आपने यहाँ पर देखना चाहिए। इसको एट ए ग्लांस में हम ब्रीफ कर लेते हैं टॉपिक को, ताकि चीज़ें जो है थोड़ी आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। और काफ़ी स्तर तक हम जो है इसको कोशिश कर रहे हैं कि आपको यहाँ पर पढ़ा दें। तो सबसे महत्वपूर्ण जन्म मृत्यु दर क्या है, इसको घर पे बैठ के लिखेंगे ना आप। फिर लाइव आंसर राइटिंग वाला सेशन हम लेके आएंगे बहुत जल्दी। हमारी जो लाइव क्लासेस चालू होंगी, तो जो लाइव आंसर राइटिंग क्लासेस होंगी, तो लाइव आंसर राइटिंग क्लासेस की विशेषता यह होगी
हम इसमें जब पेपर 2 पढ़ाना चालू करेंगे तो पेपर 2 का जब हम पार्ट बी पढ़ाएंगे तो पार्ट बी से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे वो यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 से हों, तो इससे जितने भी 3 मार्कर, 5 मार्कर और 11 मार्कर बनेंगे उनको हम 10 शब्दों में, 50 शब्दों में और 200 शब्दों में साथ साथ लिखवा करके आपको लाइव सेशन का हिस्सा बनाएंगे और बहुत जल्द हम ये सेशन चालू करेंगे। ठीक है, सबसे पहला जन्म मृत्यु समय क्या, व्हाट इज द वाइटल स्टैटिक्स। वाइटल स्टैटिक्स मैंने बताया कि सैंपल रजिस्ट्री सर्वे के अंतर्गत सैंपल ऑफ डेमोग्राफिक सर्वे है विच इज एवोल्यूटेड टू द रिलेटेड ऑफ इंडेक्स लाइक डेथ रेट, बर्थ रेट, मदर डेथ रेट, चाइल्ड डेथ रेट, मैरिज, डिवोर्स, पॉपुलेशन डेंसिटी एंड सेक्स रेशियो, और तमाम प्रकार की चीज़ों को ये निर्धारित करता है। ये कह सकते हैं कि मानव की नैतिक गतिशीलता, जनांकिकीय सर्वे से एकत्रित किए गए डाटा और कानून के दायरे में आने वाले बायोमेट्रिक तमाम प्रकार के सर्वे आधारित जो तथ्य हैं, डाटा हैं, उनको एकत्रित करने का जो है यहाँ पर प्रयास किया जाएगा जन्म मृत्यु सम्यक के अंतर्गत। और सैंपल रजिस्ट्रार सर्वे ने 1969 से इस दिशा में काम किया है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर करीब करीब 75-57 क्षेत्रों में जो है ये कंटिन्यू किया जा रहा है। 44-33 के आसपास गाँव में और 31-35 के आसपास जो है अर्बन, 33 के आसपास जो है वो अर्बन एरियाज में। तो ये पूरा का पूरा आप यहाँ पर जनांकिकीय सम्यक को लिख सकते हैं। जनांकिकीय सम्यक की क्या उपयोगिता है, व्हाट इज द रिलीवेंस, है ना, व्हाट इज द रिलीवेंस। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, व्हाट इज द रिलीवेंस। तो रिलीवेंस में हम लिख सकते हैं सबसे पहले राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए, है ना, जो हमारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम चल रहा है वो उसमें नेशनल हेल्थ मिशन प्रोग्राम हो, है ना, या फिर हमारा आयुष्मान भारत प्रोग्राम हो, तो जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम चल रहा है इसके प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए हम जन्म मृत्यु सम्यक को यूटिलाइज कर सकते हैं। हाल ही में कोरोना टाइम पीरियड में जिस तरीके की परिस्थितियां हैं, सरकार के पास डाटा एकत्रित करे बगैर काम नहीं हो सकता कि कौन कोरोना पॉजिटिव है, कौन नहीं है, कहाँ डाटा बढ़ रहा है, कौन रेड जोन में है, कौन येलो जोन में है, कौन ग्रीन जोन में है। तमाम डाटा को एकत्रित करने के लिए और राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के प्रभावी मूल्यांकन के लिए वाइटल स्टैटिक्स का रोल है। दूसरा, कोई भी रोग नियंत्रण के बेहतर भविष्य की उपाय योजना बनाने में भी कहीं ना कहीं इसका बहुत अहम योगदान है। विभिन्न प्रकार के वायरसों की समस्या की वजह से आज इस दिनांक में रोग कंट्रोल करना और बेहतर भारत के भविष्य को बनाए रखने के लिए बहुत से ऐसे उपाय करने की जरूरत है जहां डाटा कलेक्शन की जरूरत पड़ेगी। और ह्यूमन डायनेमिकी में जो डेमोग्राफिक डाटा है उनको कैसे कानून के दायरे में बायोमेट्रिक तरीके से रखा जाए, आधार कार्ड के माध्यम से तमाम चीज़ों को एकत्रित करके, ये भी एक उपयोगिता का हिस्सा है। सरकार की जितनी भी आर्थिक और सामाजिक योजनाएं हैं उनको ग्रासरूट लेवल पर क्रियान्वित करने में भी कहीं ना कहीं इसका योगदान है, आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए। तो दूसरा मैंने बताया कि रोग नियंत्रण के लिए इसकी भूमिका है ना, जो पूछा है आपको वो लिखना है। तीसरा मैंने बताया कि जो आर्थिक और जो आपके सामाजिक विकास संबंधित योजना जिसमें नीति निर्माता और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके लिए एक गाइडलाइन के तौर पे काम करेगा। और चौथा, अनुसंधान गतिविधि में प्राथमिक उपकरण के तौर पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एक प्राइमरी टूल के रूप में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एक प्राइमरी टूल के रूप में जो है इसका एक बहुत बड़ा मेजरमेंट है। स्टडी के माध्यम से भी हम इसको समझ सकते हैं। जन्म मृत्यु समय क्या है, भारत के विकास में किस प्रकार सहायक है, मैंने जितनी बातें बताई वो सब इसका कहीं ना कहीं कंप्लीट आंसर है। तो भारत के विकास में इसका कैसे योगदान है, किस तरीके का योगदान है, तो सारी की सारी चीजें यहां पर मैंने डिस्कस करी। अब एक चीज जो यहां पर मैं आपसे और डिस्कस करना चाहता हूं, उसको थोड़ा सा आप समझेंगे तो आपको चीजें और थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी। तो पंजीकृत जन्म कितने हुए, है ना, तो जन्म दर को लेकर और मृत्यु दर को लेकर जो है किस तरीके की स्थिति बनेगी, है ना। सरकारी स्तर पर जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है वो जो अपनी रिपोर्ट देता है, चाहे वो जन्म दर को लेकर हो या मृत्यु दर को लेकर हो, बर्थ रेट को लेकर हो या डेथ रेट को लेकर हो, तो अगर 2019-20 का सर्वे करे तो ये देखेगा कि भाई करीब 68% जो है हमारे भारत में, जो 68% जो यहाँ पर जो 68% के आसपास, 68% के आसपास जो जन्म दर है वह संस्थागत है। मतलब ये एक प्रकार का संस्थागत यहाँ पर ये जन्म दर का डाटा है ना। जन्म दर का जो डाटा है 68% जो है जन्म दर संस्थागत है।
इसके अलावा करीब करीब जो डॉक्टर की मदद से और नर्स की मदद से है वो 12.5% के आसपास है ना। ये नेशनल संपर्क सर्वे की जो स्वास्थ्य हेल्थ कार्ड योजना चल रही है उसके अंतर्गत, तो ये जो डॉक्टर साहब हैं और जो नर्स हैं उनके माध्यम से 12.5% जो है संस्थागत डिलीवरी यहाँ पर हुई है। इसके अलावा करीब 7.9 जो है वो घरेलू मदद से हैं, 7.9 है वो घरेलू मदद से हैं, मतलब डोमेस्टिक तरीके से हैं। इसके साथ जो 7.8 है वो अदर प्रोविजन से हैं, अदर तरीके से हैं। और इसके बाद जो अदर के बाद जो एक और पोर्शन रह जाता है वो 3.9, तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में जो दाई वगैरह होती हैं, अप्रशिक्षित दाई होती हैं, आजकल उनको भी ट्रेनिंग दी जा रही है आशा कार्यकर्ता उषा कार्यकर्ता के तौर पर। तो ये एक प्रकार का जन्म दर का सर्वे है। तो जन्म मृत्यु से संबंधित जो जनांकीय प्रवृत्ति जहाँ पे डाटा एकत्रित किया जाता है और जितने भी सामाजिक परिवर्तन होते हैं उनमें इस प्रकार के डाटाओं का कहीं ना कहीं आवश्यकता पड़ता है। तो ये जन्म दर से संबंधित जो चीजें हैं, उसी तरीके से पंजीकृत मृत्यु दर है ना, आप जो रजिस्टर्ड पंजीकरण करते हैं मृत्यु दर किस किस की हुई है उससे संबंधित केस स्टडी भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे आपने जन्म दर का दिया है ना, 68% ये संस्थागत हो गया, 12.5 आपके डॉक्टर नर्स हो गया, 7.9 घरेलू हो गया, 7.8 जो अदर हो गया, 3.8 3.9 जो है वो आपका आपके अप्रशिक्षित दाई के माध्यम से हो गया। वैसे ही अगर हम देखें पंजीकृत मृत्यु की बात देखें तो हम पंजीकृत मृत्यु को समझे तो 1981 में पूरे भारत में 27 लाख लोग मर रहे थे, है ना। अभी देखो कितने लोग कोरोना में मरे, कितना हल्ला हुआ पूरे देश के अंदर। 2011 में 58 लाख लोग मर रहे थे, है ना। कोरोना में कितने मरे अभी तक क्लियर ही नहीं है। तो 2019-20 के अंदर कितने लोग मरे ये अभी तक क्लियर नहीं है। लाशें मिली हैं, इसको लेके मीडिया ने कवरेज किया है, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया ने चीजें बताई हैं। सरकारी स्तर पर क्या स्थिति है वो एक देखने लायक बात। तो 2003 में अगर हम देखें तो जो मृत्यु दर है वो करीब 53.5 के आसपास थी, और 2000 अगर हम 15 में देखें तो ये करीब 62% के आसपास थी, और 2019-20 में अगर हम देखें तो ये अभी जो पंजीकृत मृत्यु दर है ये बढ़कर करीब करीब 69.3 के आसपास है ना, आफ्टर कोरोना। तो ये स्थिति देखें तो इसमें करीब करीब जो 69.3 है उस 69.3 में जो 41.9 है वो संस्थागत डाटा है मरने के, है ना, संस्थागत डाटा है 49.9। इसके बाद इसमें जो 17.4 लोग मरे हैं वो चिकित्सा के अभाव में मरे हैं। हालांकि सरकार मानती है हाँ कि भैया ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा, लेकिन ये चिकित्सा के अभाव में पूरे देश के अंदर सर्वे है इतने लोग मरे हैं। तो ये 69.3 में करीब करीब 41.9 संस्थागत और करीब करीब 17.4 जो है ये डॉक्टर के चिकित्सा की सलाह के अभाव में। तो टोटल 69.3 जो है वो संस्थागत मरे हैं। इसके बाद 17.4 को कोई मेडिकल सेवा नहीं मिली, 17.4 को नो मेडिकल सर्विस, नो मेडिकल सर्विस, नो मेडिकल सर्विस, 17.4 को नो मेडिकल सर्विस। इसके बाद 11.94 जो है वो एलोपैथिक चिकित्सा से बच गए, है ना। कुछ कुछ ऐसी दवाइयां दे दी गई उनको एलोपैथिक के वजह से, एलोपैथिक वजह से जो है कुछ बच गए, ऐसी उनको चीजें मिली। 23.4 अदर कारणों से मरे, है ना, कोई दुर्घटना में मर गया, कोई उसमें मर गया, कोई आगजनी में मर गया, और करीब करीब 1.4 है इनका डाटा ही अवेलेबल नहीं है, वो मरे की जिंदा है, इसको लेके सरकार के पास कोई डाटा नहीं है। 8 राज्य भारत में ऐसे हैं जहां पर 100% जो है वह पंजीकरण होता है। उसमें भी जो 3 है, गोवा है, दिल्ली है, मिजोरम है, वो एक प्रमुखता से ऐसे राज्य जहां रजिस्ट्रेशन जो है इसका पंजीकरण किया जाता है। तो कुल मिलाकर जनांकीय डेमोग्राफिक डाटा को जन्म दर, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर, मातृत्व मृत्यु दर, साक्षरता संबंधी डाटा, लिंग अनुपात संबंधी डाटा, जनसंख्या घनत्व संबंधी डाटा, अन्य सामाजिक मापदंड से संबंधित चीजें चाहे विवाह, तलाक या स्वास्थ्य के विभिन्न संकेतक, तमाम चीजों को एक जगह एकत्रित करके सामाजिक परिवर्तन के दृष्टिकोण से उनका सदुपयोग कर समाज के नीति निर्माताओं, निर्देशकों के द्वारा जो लेटिंग ए मिनट टू मैनेज और मेकिंग ए मिनट टू मैनेज का सिस्टम है, अर्थात प्रशासकों को प्रशासन करने योग्य नहीं, प्रशासकों को प्रशासन देने योग्य बनाने की जरूरत है, उस थीम को फुलफिल करने में जनसंख्या के दृष्टिकोण से जन्म मृत्यु सम्यक का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इस पूरे टॉपिक को आप एक बार पढ़ें, कतई इसमें कोई समस्या आती है तो ज़रूर उस पर डिस्कस करेंगे। हम अपनी जो हिंदी इंग्लिश है इनकी सारी चीज़ों को अवेलेबल करा देंगे, हम अपनी क्लास नोट्स सारे अवेलेबल करा देंगे। मैंने आपको सीधा सा एक फंडा यहाँ पर क्लियर किया है, मैं इसको एक बार और दोहराना चाहूँगा कि आप हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है
9584928252। इसमें क्या आप MPPSC का नेक्स्ट हमारा प्रीलिम श्योर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, जो 300 घंटे का स्पेशल क्लास है, जिसमें हम 15,000 MCQ करवाएंगे और हम 100% इस तरीके से काम करेंगे कि आपका नेक्स्ट प्री ना सिर्फ निकले बल्कि एक अच्छा स्कोर आप करें। इसी तरीके से MPPSC के मेंस को लेकर भी हमारी एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी है और 100% इसमें हम आपके पेपर 1 हिस्ट्री ज्योग्राफी, पेपर 2 पॉलिटी इकोनॉमी है, सोशलॉजी, पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पेपर 4 इथिक्स, पेपर 5 हिंदी, पेपर 6 निबंध, इसको कंप्लीटली हम प्रिपेयर कराएंगे 3 मार्कर, 5 मार्कर और 11 मार्कर के हिसाब से। हमारी काफ़ी कुछ अप्रोच समझ गए होंगे। जिस समय भी आप मेरा कोई लेक्चर सुने, सपोज करें मेरा आपने HRD वाला लेक्चर लिया, एजुकेशन वाला है ना, पहले HRD का सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें थी, अभी उसमें थोड़ा सा उन्होंने सिस्टमैटिक करके जो है सिस्टमैटिक चीज़ों को ही रखा है। तो HRD वाला पूरा लेक्चर है, मैं इसको लाइव लेके आऊँगा बाद में क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। सेकंड टॉपिक मैंने अभी आपको जन्म मृत्यु सम्यक कराया है ना, इसके जस्ट बाद मैं आपको कुपोषण टॉपिक कराऊंगा है ना, इसके जस्ट बाद ये एक हमारी थीम चलती रहेगी और ये पूरा जब तक आपका पेपर 2 कंप्लीट नहीं होगा, हम अपना अभियान जो है पेपर 2 तक कंटिन्यू रखेंगे। इसके बाद हमारा पेपर 3 होगा, इसके बाद हम पेपर 1 पाएंगे। बीच बीच में हम आपको इथिक्स के लेक्चर लेते रहेंगे यूनिट वाइज, हिंदी के लेक्चर लेंगे और बीच बीच में हम जो है आपको निबंध भी कंप्लीटली कराते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच और जुड़े रहें, लाइक करें, कमेंट भी करें, शेयर करने की कोशिश करें अच्छे लोगों को और पूरा का पूरा ध्यान पढ़ाई में रखें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।